could have. Hello friends, welcome to Law and GK. On this channel we discuss the previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Uttarakhand Judicial Services 2025. I hope कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड while सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन so that you can get the notification of our upcoming videos. देखिए एग्ज़ाम पेपर है ये, कुछ इस तरीके से आता है। अभी 31 अगस्त को ही कंडक्ट किया गया था। दिस इज सीरीज़ ए। देखिए 200 प्रश्न हैं, 200 क्वेश्चंस एंड 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। So let's move to the questions. The first 50 question is part 1, that is GK. So question number 1 is, in the context of neutrality, which of the following statement are correct? Neutrality is commonly adopted to ensure national security. देखिए न्यूट्रलिटी क्या होती है? न्यूट्रलिटी होती है भाई किसी भी वॉर एक्ट में शामिल ना होना। मान लीजिए अभी जो है ये रशिया और यूक्रेन का जो है वॉर चल रहा है, ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है। तो जो स्टेट्स हैं, अमेरिका कहता है कि अमेरिका इजराइल की साइड हो गया, बाकी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो ईरान इराक फिलिस्तीन के साथ हो गए। तो कोई कंट्री कहती है भाई हम किसी के साथ भी नहीं है, हम वॉर को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम वॉर का साथ नहीं देंगे किसी भी कंट्री। तो ऐसी कंट्री जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रिया है, दे आर न्यूट्रल स्टेट्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमनली अडॉप्टेड टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी, वो कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। अगर ये कॉमनली वर्ड नहीं आता, अगर यहाँ लिखते न्यूट्रलिटी कैन बी अडॉप्टेड टू एंश्योर नेशनल सिक्योरिटी तो वह ठीक हो जाता। फिर है न्यूट्रलिटी इज ऑफ्टन डिक्लेयरिंग ड्यूरिंग वॉर टाइम, ये बिल्कुल ठीक है, सही लिखा ना, ऑफ्टन नॉट कॉमनली, है ना। तो मैं कहूँगा कि इसमें ओनली 2 ठीक होगा। नेक्स्ट इज 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी समटाइम्स सेड एज होल्डर ऑफ परपेचुअल न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। परपेचुअल न्यूट्रलिटी मतलब परमानेंटली न्यूट्रल, तो वो होता है न्यूट्रलाइज्ड स्टेट, मतलब किसी भी वॉर एक्ट में शामिल ना होना। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर की एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, एब्सटेंशन है, ये इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है न्यूट्रलिटी को। अगर आपने इंटरफेयर किया वॉर में तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अ न्यूट्रल स्टेट। सो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 4, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वॉर अंडर लीगल नॉर्म्स इन ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ बिफोर World War I? War was strictly illegal under international law. War was a political act, neither legal nor illegal. ये बिल्कुल ठीक है। War required UN approval, no, were automatically obligated all states to join, no. अब war required UN approval कैसे लिखा है, क्या हुआ है, बिफोर World War I, तो क्या उसके पहले UN था? नो, UN कब आया है? आफ्टर World War II। तो बी इसमें आंसर रहेगा। Next is 5, which one of the following writs is issued by the court to a person directing him to perform his public duty? कौन सी होती है? Mandamus. D is the answer. Quo Vanto, what is your authority? Certiorari is on wrong jurisdiction. Habeas corpus, to have the body. All right. और आर्टिकल कौन कौन से लगते हैं? आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, 226 फॉर हाई कोर्ट। Next is 6, who defines jurisprudence as the knowledge of things divine and human and science of just and unjust? Bentham, Austin, Ulpian या फिर Julius Stone? It is Ulpian. C is the answer. Next is 7, which of the following is referred as Magna Carta of the environment law? Again repeat question, बहुत बारी पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन तो यूजीसी नेट में भी आता है। अगर आप मेरे यूजीसी नेट की जो प्लेलिस्ट है वो देखेंगे, वहाँ पर मैंने इंटरनेशनल लॉ, एनवायरनमेंट लॉ की सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इट इज़ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन,
सी इज द आंसर। एंड ये कब आई थी? 1972 में। रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थ समिट, 1992 में हुआ था ये रियो में, है ना। सी इसमें आंसर है। जोहानसबर्ग समिट कब हुआ था? इन 2002। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज was a resolution of UN framework on convention on climate change 1992। सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट इज 8, द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बायस इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? प्रोपोर्शनैलिटी या फिर हियर द अदर साइड्स ऑल्सो। बायस कहाँ पर आता है? जब हम कहते हैं ना भाई दो पार्टियां हैं और जज एक की साइड ले रहा है, मतलब बायस है, मैं दोनों की सुननी पड़ेगी, है ना। हियर द अदर साइड ऑल्सो, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉक्सो एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? दिस एक्ट इज टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, बिल्कुल ठीक है ये। दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल लॉ, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही ठीक हो गए। सी इज द आंसर। ये किसके लिए? चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए। उसमें ये नहीं कि भाई ओनली फॉर फीमेल चाइल्ड रहेगा या फिर मेल चाइल्ड रहेगा, दोनों के लिए है। और कोई भी कर रहा हो, कोई फीमेल चाहे किसी मेल चाइल्ड को हरास कर रही हो, कुछ और हो, ठीक है, दोनों पे ये जेंडर न्यूट्रल है। तो सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट इज 10, द केस ऑफ ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the judgment delivered by Supreme Court of India in the month of May 2025 relates to, देखिए रिसेंट जजमेंट है, रिसेंट में पूछ लिया है ये, तो किस पर थी ये? रेगुलराइजेशन ऑफ कोर्ट मैनेजर्स, नो। सैलरी ऑफ जजेस, नो। मैंडेटरी 3 ईयर लीगल प्रैक्टिस फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, बिल्कुल ठीक है। सी इज द आंसर। ये बहुत बढ़िया काम किया है एक्चुअली। कई बार क्या होता है ना, कभी किसी के बच्चे का जो लक जो है बड़ा साथ देता है, और जैसे ही 21 ईयर हुआ, LLB पास करी, वो जज बन गया, आता जाता उसको कुछ भी नहीं है। एक्सपीरियंस इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, प्रैक्टिस में आपने सीखा है जाकर कुछ, तो आपकी जो नॉलेज रहेगी ना वो अलग टाइप की रहेगी। अब सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज लेकर आप जज बन रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो है आगे जाके दिक्कत करता है। और इसीलिए वजह से जो है इन्होंने जुडिशियल कमीशन जो है अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने, और रिपोर्ट भी आई है जुडिशियल कमीशन की कि भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जब जहाँ पर जो है यंग एज में जो बच्चे LLB पास करके और जज बन गए विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एनीवेज, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 11, which amongst the following is are the duty or duties of neutral state under international law? क्या ड्यूटी है? एब्सटेंशन है, हाँ जी है। एब्सटेंशन मतलब अपने आप को दूर रखेंगे, प्रिवेंट करेंगे वॉर को, एक्विसेंस रखेंगे। इसमें और भी होते हैं, रिस्टोरेशन, रेपरेशन, ठीक है ना। तो 5 हैं ये ड्यूटीज। ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 12, in which case Supreme Court of India has observed that public trust doctrine is protected under Article 21 of the Indian Constitution? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, यही केस था। ये आया था 1997 में। MI बिल्डर वर्सेस राधेश्याम, ये भी जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पर था, बट जो इस्टेब्लिश किया गया, जो ये स्टेटमेंट है, ये MC मेहता वर्सेस कमलनाथ की है। जो ये राधेश्याम वाला केस है, ये 1999 की जजमेंट है। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सब जानते हैं, 1992 की जजमेंट है ये, भोपाल गैस लीक वाला केस। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पर है ये, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13, असर्शन है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्जेस द स्टेट टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एम्स टू रिप्लेस पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया विद अ यूनिफॉर्म लॉ गवर्निंग एवरी सिटीजन, ये बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट हो गई, ठीक है। तो बोथ ट्रू एंड एक्सप्लेनेशन, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14,
द केस ऑफ बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिपीट क्वेश्चन, बहुत पेपर में आया हुआ है, बहुत एग्जाम्स में देखा हुआ है ये क्वेश्चन। किस पर था ये? ऑन आर्टिकल 18, बी इज द आंसर। और इस केस में क्या कहा गया था, इसमें जो हमारे सिटीजन अवार्ड्स हैं, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनको अपहेल्ड किया गया था। 18 में लिखा हुआ ना कि अब टाइटल अबॉलिश कर दिए गए थे सारे। नेक्स्ट इज 15, द रेमेडी ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच केस? कॉमन क्वेश्चन, उत्तराखंड में कई बार पूछ चुके हैं ये। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, सी इज द आंसर। मोहम्मद इस्माइल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस किस पर था ये बाबरी मस्जिद वाला केस है ना, वो केस है ये। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। बाबू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में कौन सा केस है ये। नेक्स्ट 16, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9 एंड 11 schedule were added to the Indian Constitution? पार्ट 9 और 11 schedule का किस कौन से अमेंडमेंट से आया था? बाय द 73rd अमेंडमेंट, दैट इज रिलेटेड टू पंचायत। तो 73rd है, तो डी इज द आंसर। 74th में जो है फिर 12th schedule आ गया, म्यूनसिपैलिटी वाला। Next 17, under which article of the Indian Constitution it is stated that the quorum to constitute a meeting of a house of legislature of a state shall be 10 member or 1/10 of total number of members of the house, whichever is greater? ये है 187, 188, 189 या फिर 198? It is 189, C is the answer। 187 क्या है कि एक सेक्रेटेरिएट होगा, और ओथ कैसे दिलाएंगे मेंबर्स को, 188 में लिखा हुआ है। 198 क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 18, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड एज परमानेंट हाउस, यस जी। फिर राज्यसभा कैन बी डिजोल्ड, परमानेंट है तो डिजोल्व कैसे करेंगे? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, तो 2 हो गई रॉन्ग, और यहाँ पर देखिए करेक्ट पूछा हुआ है, so only 1 is correct, A is the answer। Next is 19, the concept of the concurrent list included in the Indian Constitution was adopted from which country? कहाँ से आया था concurrent list का प्रोविजन? अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया? D is the answer। Next is 20, which one of the following was not a part of the bench decided Keshwananda Bharati versus State of Kerala in 1973? तो जस्टिस पीजे रेड्डी थे, यस जी थे। एस.एन. द्विवेदी थे, यस जी थे। डी.जी. पालेकर थे, यस जी थे। पी.एन. भगवती नहीं थे, काफी बाद में आए थे, है ना। इस टाइम पर चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के? जस्टिस सीकरी, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जजेस थे इसमें जस्टिस शलत हेगड़े जी, फिर जस्टिस ग्रोवर राय, वाई.वी. चंद्रचूड़, फिर एच.आर. खन्ना, के मैथ्यू, मोहम्मद बेग, ए.आर. मुखर्जी। हो गए 13। ये लोग थे 13 जजेस थे, तो कभी आ जाए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इज 21, which section of Right to Information Act provides for the removal of Chief Information Commissioner? This is section 12, 13, 14 or 15? It is 14, C is the answer। 12 क्या है? Constitution of CIC है। 13 क्या है? Terms and Condition to the office है of CIC। And 15 is Constitution of State IC, मतलब State Information Commissioner in 15। ठीक है ना, तो इसमें आंसर है। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025? इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019, नॉट इन 2022, सो ये स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। दिस रिपोर्ट इवेल्युएट्स द कैपेसिटी ऑफ पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड, यस।
तो 4 पिलर हैं इसमें, 1 2 3 4। लीगल एड एंड ह्यूमन राइट है पूरा नाम इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक होगी, तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 23, which article of the Indian Constitution primarily empowers the state to make special provisions for persons with disabilities? So this is Article 41, 43 or 14 or 15. This is Article 41. A is the answer. It provides right to work and for everyone, है ना। 43 is living wages, 14 you know equality, 15(3) is for welfare of women and children. A is the answer. Next 24, which of the new mode of punishment has been incorporated by the Indian Parliament in year 2023? Forfeiture of property was already there, probation no, admonition. These punishments were already there in some acts. In IPC, the community service is first time added in IPC. So D is the answer. You can see section 4 and clause F in Bharatiya Nyaya Sanhita. Next 25, who is the author of the book The Theory of Legislation? बताइए कौन है, किसने लिखी है Theory of Legislation? Jeremy Bentham. B is the answer. Next 26, which authority is empowered to oversee data protection compliance under the Digital Personal Data Protection Act 2023? इस पर देखिए, अगर आपने UGC नेट की वीडियो देखी हो, ठीक है, और रीसेंट वाले, अभी रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेम, नॉट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट इसी पर था, वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था पूरा ये। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई जो है, जो भी पेपर आते हैं आप देखते रहिए, कहीं ना कहीं से जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है आपको उन्हीं एग्जाम्स में से, क्योंकि रिपीट होते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ IT, या फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। सी इसमें आंसर है, सी इज द आंसर। एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 27, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। Next 27, the Competition Amendment Act 2023 is influenced by which international organization's principle? UNESCO, OECD, या फिर WTO, IMF? It is OECD. B is the answer. OECD की फुल फॉर्म क्या है? Organization for Economic Cooperation and Development. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस में। Next 28, privacy attaches to the person since it is essential part of the dignity of human existence, and happiness derives from the right to decide from oneself and dignity, which are both essential attributes of privacy. Whose observation are these? ये ऑब्जर्वेशन दी है जस्टिस विक्रमनाथ ने, या फिर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, या फिर B नागरत्ना, रविंद्र भट्ट। It was given by Justice DY Chandrachud. C is the answer. In Justice Puttaswamy case decision on right to privacy of 2017. Next is 29. In which of the following case it was held by the Supreme Court of India that the National Green Tribunal has suo motu power to take action under National Green Tribunal Act? राजीव तिंद्र पाठक, या फिर त्रॉस्कोर, या फिर ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई है, नॉट बॉम्बे। यहाँ पर एक गलत कर दिया है, वर्सेस अंकिता सिन्हा, रॉन्गली मेंशन कर दिया है, बट सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट इज 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द वुमेन ऑफिसर आर ऑल्सो हैविंग द राइट टू अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी? देखिए ये दूसरे की एग्जाम में पूछा हुआ है, एंड आई थिंक UGC नेट में भी ये पेपर में आया था। इट वाज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बबीता पूनिया, या फिर द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पूनिया। सी इज द आंसर। क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं।
Next 31, succession of government is based on principle of perpetuity, continuity या फिर change या theory of succession. It is principle of continuity. C is the answer. Next is 32. What did the International Court of Justice order in Ukraine versus Russia case in 2022? देखिए आईसीजे ने ऑर्डर किया था रशिया टू इमीडिएटली सस्पेंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन. क्या माना है रशिया ने? नो. कभी कभी लगता है जैसे ये यूएनओ है ना या फिर आईसीजे है, ये सिर्फ ना पपेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दिखाने के लिए. हाँ भी चलो हमने सबने पीसफुल वो बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है भाई, बोलते रहते हैं शांति रखो शांति रखो शांति रखो, बस. मानता उनकी कोई भी नहीं है. ए इसमें आंसर है. Next 33. To which of the following Stimson doctrine is related to? Stimson doctrine क्या होता है? Related to a state created as a result of aggression. ठीक है ना? तो that is related to non-recognition. B is the answer. Next 34. Which boundary dispute was resolved in Somalia versus Kenya in 2021 by International Court of Justice? Land border था या फिर river ऐसा या फिर maritime boundary? It was related to maritime boundary. C is the answer. Next 35. Preventing war through collective security and disarmament and settling international dispute through negotiation and arbitration was goal of लीग ऑफ नेशन का है, वर्ल्ड बैंक का है या फिर यूएनओ का या फिर डब्ल्यूटीओ का? इट इज ऑफ यूएनओ. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मैच है. यस, नोट पूछा है यहाँ पे. सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है. नाटो नॉर्थ अमेरिका, नो इट इज नॉट. It is North Atlantic Treaty Organization. NAM non-aligned movement, ये भी ठीक है. So नोट करेक्ट इसमें C रहेगा. Next 37. What did the International Court of Justice rule in DR Congo versus Uganda case in 2022 regarding reparation? आईसीजे ने युगांडा को बोला युगांडा मस्ट पे कॉम्पनसेशन ऑफ $325 million फॉर आर्म्ड एक्टिविटीज इन द टेरिटरी ऑफ कॉन्गो. मतलब ऐसा नहीं कि जो भारत देश है वही अपने पड़ोसियों से परेशान है. हर कंट्री किसी ना किसी तरीके से अपने पड़ोसी से ही परेशान है, पड़ोसी ही तंग करते हैं. सो बी इसमें आंसर रहेगा. Next 38. Which statement is correct? League of Nations was constituted after World War I. ये बिल्कुल ठीक है जी. In 1920 इस्टेब्लिश हुई थी लीग ऑफ नेशंस, पर काम नहीं आई, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया. यूनाइटेड नेशन was constituted after World War II. Yes, on 24 October 1945. The purpose of UN is to develop friendly relation among nations. या फिर UN aims to maintaining international peace and security. 4 is more appropriate. So 1, 2 and 4. 3 इसमें इनकरेक्ट हो गया तो 1, 2, 4 इसमें ठीक है. All statement आर इनकरेक्ट नहीं, all statements आर करेक्ट नहीं. Only 2 and 4 आर करेक्ट या फिर only 4 इज करेक्ट. तो ऑप्शन में कहूँगा कि ठीक नहीं है थोड़े से. कहने को तो बी आंसर हो सकता है अगर हम देखें तो फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस है, बट दैट इज नॉट अ पर्पस. मेन पर्पस इज टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी एज मेंशन इन यूएन चार्टर. मैं कहूँगी क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बनाया ये. नेक्स्ट 39. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. यूएन चार्टर के आर्टिकल्स हैं ये. आर्टिकल 24 से 26 क्या है? पावर फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल ठीक है. आर्टिकल 21-22 पावर फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, नो, ये 10 से और 17 तक मेंशन है. फिर पावर फंक्शन ऑफ इकोसोक 62 से 66 तक है, तो ठीक है ये. तो करेक्टिव मैच कौन कौन से हो गए? 1 and 3. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 40. Expulsion from membership of United Nations may be made by General Assembly on which of the following grounds? Persistent violation of principles of UN Charter, बिल्कुल ठीक है. Preventing action of state and enforcement action of state, no.
A is the answer. Mentioned in Article 6 of UN Charter. Next is 41. Which of the following case is also known as Dehradun Valley litigation case? Rural litigation and entitlement केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वृद्धिचंद, या फिर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ। और देखिए कमलनाथ वाला मैंने बता ही दिया किस पर, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन पर है, 1997 की जजमेंट है। ठीक है जी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये एनवायरनमेंट से रिलेट करता है। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम, अब जो ये उत्तराखंड में तो है नहीं, रतलाम कहाँ पर है? एमपी में। फिर बच कौन सा गया? सी और ए में आप देख लीजिए कि ये बी एंड डी तो आप ये जो आउट हो गए ऑप्शन से, तो ऑब्वियसली जो है अगर आपको नहीं भी आता तो इस तरीके से करके आप जो है इसको आंसर कर सकते हैं। ए इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 42। अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द कोर्ट कैन गिव पुलिस कस्टडी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा ही, ये सीआरपीसी में पूछ लेते, जीके में घुसा दिया लॉ का क्वेश्चन। 15 डेज ही है ये बीएनएसएस में भी। सेक्शन कौन सा है? 187, पहले 167 था। नेक्स्ट इज 43। अंडर यूनिफॉर्म सिविल रूल्स उत्तराखंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल्स? रेजिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड लिविंग अब्रॉड नहीं होगा जी। पर्सन लिविंग इन रिलेशनशिप विद अ फॉरेन नेशनल नो जी। मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये है जी। क्रिश्चियन कपल्स अंडर होली यूनियन सेरेमनी नो। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 44। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पोस्टिंग अ पोएम प्रमोटिंग सैक्रिफाइस एंड नॉन वायलेंस डज नॉट अट्रैक्ट ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन सच केसेस इज अब्यूज ऑफ लॉ। ये केस कौन सा था? ये था इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 45। हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है उत्तराखंड जुडिशरी में ही, रिपीट क्वेश्चन है ये, कई बार डिस्कस किया हमने। रोजलिन हिगिंस। सो सी इज द आंसर। Next 46. Which international principle ensures that a country does not take sides in conflict? अब देखिए इसी पे क्वेश्चन आ चुके हैं कई, क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रलिटी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 47। हु ऑथर्ड द बुक लीगल ईगल्स? किसने लिखी है? सोली सोराब जी ने, या प्रताप भानु मेहता, या फिर डीवाई चंद्रचूड़, या फिर इंदु भान? इंदु भान। डी इज द आंसर। Next 48. Which country recently supported India's bid for permanent membership in UN Security Council? That was Bhutan. A is the answer. Next 49. Under the Indus Water Treaty, which body resolved dispute under treaty? UN Tribunal या फिर Permanent Indus Commission? C इसमें आंसर रहेगा। Next 50. Association for Democratic Reforms versus Union of India 2024 relates to striking down of electoral bond scheme. Automatic vacation, stay orders, no right to privacy, fundamental right to justice पुत्तु स्वामी वाली है, validity of sub classification within reserved categories. इसकी बताइए जरा कौन सा केस है ये? डी वाला ऑप्शन। मैं लिखता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप भी लिखिए जरा। इस क्वेश्चन में ये आंसर रहेगा। ए इज द आंसर। अब है पार्ट 2, एक्ट एंड लॉज। क्वेश्चन नंबर 51 इज विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स? देखिए अर्लियर इन सीआरपीसी इट वाज 125, सब जानते हैं, अब हो गया है ये 144। सो सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 52। हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर कंटेन्ड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? तो इसमें है 531 सेक्शंस एंड 39 चैप्टर्स। ठीक है, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 53। विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस? अर्लियर इन सीआरपीसी इट वाज 320, है कि नहीं, अब हो गया है ये 359।
डी इसमें आंसर रहेगा। 360 क्या है? विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कभी ना कभी पूछ लेंगे इसको भी। और 350 क्या है? एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस। नेक्स्ट 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ एपलेट कोर्ट। 384 इज प्रोसीजर इन केस ऑफ कंटेम्प्ट। 386 क्या है? रजिस्ट्रार एंड सब रजिस्ट्रार विल बी डीम्ड एज सिविल कोर्ट। 390 क्या है? अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। एंड 4 बचा क्या फिर? 427, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 55, अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देयर इज प्रोविजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। ये दिया हुआ है सेक्शन 54 में, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 56, अंडर सेक्शन 129 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच अथॉरिटी कैन आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स। देखिए मैंने चार्ट डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है, एंड आई थिंक हर एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आता है और मैंने हर एग्जाम पेपर में डिस्कस किया हुआ है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर सीजीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। 129 में हैबिचुअल ऑफेंडर अगर है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन आस्क फॉर प्रोवाइडिंग ए बॉन्ड फॉर मैक्सिमम 3 years। सो सी इज द आंसर। और इसका चार्ट मैंने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है। 125, 126, 127, 128, 129 एंड अब देखिए इसमें कितना है? 3 year, 1 year, 1 year, 1 year, 3 year। और इसमें कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इन बाकी सब में ईएम 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 ईएम। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट 57, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS देयर इज प्रोविजन फॉर लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। 340 है, 341 है, 342, 43, 341, बी इज द आंसर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सेक्शन देख लीजिए बाकी आप, है ना। नेक्स्ट इज 58, विच चैप्टर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद समरी ट्रायल। अर्लियर समरी ट्रायल वाज इन चैप्टर 21 इन CRPC, लेकिन अब हो गया है 22 में। 20 क्या है? वारंट ट्रायल है। 21 क्या है? समन्स ट्रायल है। 23 क्या है? प्ली बार्गेनिंग। नेक्स्ट 59, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 3 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इफ ही और शी हैज कमिटेड एन ऑफेंस या सेटल्ड इन अ फॉरेन कंट्री या फिर सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन या फिर टर्मिनेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। नो, सी इसमें आंसर रहेगा। ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 24 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल्ड टू एनफोर्स पार्टीशन ऑफ पार्शियल प्रॉपर्टी अंडर दया भाग लॉ। दया भाग विधि के अनुसार जो है कोपार्शनली प्रॉपर्टी के में जो पार्टीशन कौन मांग सकता है? एवरी कोपार्शनल एडल्ट या फिर माइनर या फिर मेल फीमेल। जो दया भाग में क्या होता है? जो मेल एडल्ट होते हैं कोपार्शनस वही मांग सकते हैं। डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 61, विच चैप्टर ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील्स विद प्ली बार्गेनिंग। देखिए अभी बताया मैंने, ऊपर डिस्कस किया है ना, सारे वही ऑप्शंस हैं सेम। चैप्टर 23, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 62, विच सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डील्स विद राइट ऑफ अ चाइल्ड इन द वूम टू इनहेरिट टू द इंटरस्टेट। एंड इन क्या है? मोड ऑफ सक्सेशन व्हेन 2 और मोर heirs। ठीक है। फिर 22 क्या है? ये प्रीएम्पशन है, प्रेफरेंशियल राइट्स, इसको प्रीएम्पशन भी बोलते हैं हम। फिर 21 क्या है? प्रिजम्पशन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस डेथ, कि 2 बंदे अगर साथ मर गए तो इसमें हम प्रिज्यूम करेंगे कि यंगर सर्वाइव दी एल्डर, मतलब एल्डर पहले मरा क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ था। ये प्रिजम्पशन है। फिर बचा गया 20, डी इज दी आंसर।
नेक्स्ट 63, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर द मैरिज ऑफ अ मेल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एज, मिनिमम पूछते तो होता है यहाँ पर 21 ईयर्स मेल हिंदू के लिए, अब पूछ लिया मैक्सिमम, दे मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया। मैक्सिमम एज क्या होगी, बुढ़ा मरता मरता भी शादी कर जाए। अभी देखा ना न्यूज़ में था ना, वो 84 ईयर्स के जो लिव इन में रह रहे थे, उन्होंने अब जाके शादी करी है, राजस्थान की न्यूज़ थी। नेक्स्ट 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन अंडर हिंदू लॉ। देखिए जुडिशियल सेपरेशन कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इन सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, जो ग्राउंड डाइवोर्स के होते हैं एज पर सेक्शन 13 वही ग्राउंड होंगे सेम। एडल्ट्री है, डिजर्शन फॉर कंटिन्यूस पीरियड मोर देन 2 years, यस। कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, यस। अनसेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर नॉट अमाउंटिंग टू क्रूअल्टी, इस पर नहीं कर पाएंगे, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सेपरेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ए डाइवोर्स सूट बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। कितना रहता है, देखिए जो म्यूचुअल कंसेंट में क्या है ना, 6 महीने का टाइम पीरियड देता है कि भैया आप जो है 6 महीने अलग रह के देखो, अगर नहीं बात बनती तो फिर डाइवोर्स ग्रांट कर देंगे, तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 66, अंडर हिंदू लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द सन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। डेट ड्यू टू गैम्बलिंग, इस पे जो है बाइंडिंग नहीं होता है। डेट फॉर फैमिली नेसेसिटी, ये तो रहेगा। इंकर्ड इन लॉफुल बिजनेस, यस। इंकर्ड फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, यस। तो गैम्बलिंग वाला नहीं मानते, ए इज़ दी आंसर। और देखिए क्या होता है ना, हम यहाँ पे नोट ना कभी कभी ये लिखा होता है ना, हम इसको भूल जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं किसी ना किसी रीज़न से। हमने सबने देखा कि नेसेसिटी के लिए जो है वो लायबल रहता है, फटाफट नेसेसिटी देखा और आंसर कर दिया, कई बच्चों ने किया भी होगा, वैसा नहीं करना है, ध्यान से देखना है, ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 67, हु में भी कर्ता ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली। एल्डर पर्सन हो सकता है, फादर भी या मदर भी, सन डॉटर नहीं बन सकते, है ना, तो फादर ही रहेगा इसमें, सी इज दी आंसर। नेक्स्ट 68, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ मैरिज इज, क्या है, मतलब माइनर की मैरिज करा दी तो वैलिड है वो, या फिर वॉइड, ओनली वॉइड, वॉइडेबल, या फिर नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल। इसका मतलब क्या हुआ, वैलिड। आप कहेंगे वैलिड कैसे, वैलिड बट पनिशेबल, पनिशमेंट तो मिल सकती है बट शादी वैलिड रहेगी, सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69, आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट ऑफ ए डॉटर इन हिंदू ज्वाइंट फैमिली। A daughter has the same right as a son in the co-parental property, yes. Can only be claim a share in father's self-acquired property, no, wrong है. Cannot be co-parental, wrong. Right to co-parental property is limited to her marriage portion, no. A is the answer. Next 70, in Hindu law, who is the natural guardian of a minor's property? Father is alive and converted to another religion. देखिए गार्जियन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, इन सेक्शन 4B ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में। फिर अगर सेक्शन 6 देखेंगे उसमें जो है प्रोवाइजो ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो कन्वर्ट हो गया मतलब वो हिंदू नहीं रहा, फिर वो जो है नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाएगा। अब मतलब क्या हुआ, फादर के बाद कौन बनेगा, फिर मदर ऑब्वियसली, ए इज द आंसर। और इसमें केस भी तो है, ABC वर्सेस स्टेट एंड XYZ वर्सेस स्टेट, पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो देख लीजिएगा, ए इज दी आंसर। नेक्स्ट 71, हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओनली ऑन हिंदू बाय रिलीजन, या फिर ओनली ऑन पर्सन हु इज सिख जैन बाय रिलीजन, या फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड हुज पेरेंट आर जैन बाय रिलीजन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर रहेगा, डी इज दी आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए इसके लिए। नेक्स्ट 72, नो प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, DM या फिर SDM। इट इज स्टेट गवर्नमेंट, बी इज द आंसर। ये 17 के सब सेक्शन 3 में मेंशन किया हुआ है।
Next 73, if the husband drives out his wife and attains a stridhan, then which offense of the following offense has been committed आना चाहिए ना. तो offense of criminal breach of trust है या फिर misappropriation of property, no offense या mischief. देखिए misappropriation कब होगा, जब उसको मिली हो कहीं रास्ते में पड़ी हुई या फिर छोड़ी हुई प्रॉपर्टी. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होता है, जब एंट्रस्ट कर रखी हो प्रॉपर्टी, भी आपके पास है, आपने ध्यान रखना है. ठीक है. ऑफेंस ऑफ मिसचीफ क्या है कि किसी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी. ठीक है, वो मिसचीफ है. इसमें आंसर क्या रहेगा, इसमें आई वुड से इट वुड बी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. मतलब प्रॉपर्टी उसके पास अनेक तरीके से उसके घर पर थी, अनटच कर रखी थी. तो ए इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 74, within how many days decree may be drawn up from a date on which judgment is pronounced. 730 या 15. It is 30 days. B is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये ऑर्डर 20 रूल 1 के प्रोवाइजो में लिखा है. तो B इसमें आंसर रहेगा. Next 75, the power to make deficiency of court fee is defined under which section of Civil Procedure Code. 148 ए क्या है, कैविएट सब जानते हैं, उसके बाद ही है ये, है ना, कोर्ट फी वाला. तो 149 हो गया. सी इज दी आंसर. 150 क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस ऑन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा. सत्यधन घोषाल या फिर हैंडरसन या फिर दरियाव या फिर स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, यही है. डी इज दी आंसर. ये वो है ना कि भाई इसने ये डिसमिस हो जाता है और बाद में केस करता है, फिर कहता है कि एक पॉइंट उठाता है कि भाई मेरे को डिसमिस कर दिया गया, बाद में कहता है कि इनके दूसरे जो जिसने अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो नहीं था जिसने डिसमिस किया था, तो ये पॉइंट वो पहले भी तो उठा सकता था, तो इसलिए वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा माना गया था. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट 77, वेयर द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन, देन प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू. 17 क्या है, डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, तो ये नहीं है. 18 यही है, बी इज दी आंसर. 19 क्या है, जुरिस्डिक्शन फॉर सूट फॉर कॉम्पनसेशन, है ना. 20 क्या है, इन अदर सूट्स, जहाँ कोई नहीं वहाँ सेक्शन 20 है. 20 में आंसर रहेगा. नेक्स्ट 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल. ऑब्वियसली कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने कॉमन क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस बार. तो ए इज द आंसर, हैबियस कॉर्पस ऑब्वियसली, और ये मेंशन भी है सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशंस में. अब एक्सप्लेनेशन कौन सी, जरा कमेंट सेक्शन में लिखना जाके. नेक्स्ट 79, द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 8 रूल 6 या 6A. 6A इज द आंसर. 6A क्या है, काउंटर क्लेम. कितने इजी क्वेश्चन पूछ रखे इस बार, तो कट ऑफ हाई जाएगी. नेक्स्ट 80, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. ऑर्डर 616 या फिर 617. 617 सब जानते हैं, बी इज दी आंसर. 711 क्या है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, है ना. नेक्स्ट 81, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस अ डिक्री ही शैल चैलेंज द सेम बाय फाइलिंग. अपील ही करेगा और क्या करेगा. ए इज दी आंसर. एप्लीकेशन, नोटिस ऑफ मोशन, चैम्बर समन्स, नो. नेक्स्ट 82, विच सेक्शन ऑफ CPC अलाउज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट. कौन सा है ADR के लिए, 89. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 83, विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ नोशनल पार्टीशन. नोशनल पार्टीशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो है ही है. क्या 21A है, नहीं है. 36 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट है, नहीं है. सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्टिकुलर टू बी कंटेन्ड इन अ प्लेंट. फैक्ट रिगार्डिंग कॉज ऑफ एक्शन, ये तो देना ही है. रिलीफ क्लेम्ड, वो बताना ही है. मनी क्लेम्ड बाय डिफेंडेंट, अब प्लेंटिफ का बताएंगे, डिफेंडेंट का बताएंगे.
प्लेंटिफ का बताएंगे ना तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी इज दी आंसर। प्लेंट का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 6। नेक्स्ट 85, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी। फॉरेन कोर्ट है, हाँ जी है जी, कहाँ पर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में। सूट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। रूल्स हैं, हाँ जी ये बता दिए 18 में, प्रेस्क्राइब्ड 16 में। तो बी इसमें आंसर हो गया। सूट ही डिफाइन नहीं किया, बाकी सब कर दिया। नेक्स्ट इज 86, नोटिस टू गार्निशी हैज बीन गिवन अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीपीसी। 46A और 421, हाँ जी यही है। बी क्या है, ऑर्डर टू गार्निशी, ए इज द आंसर। 46C क्या है, ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट। 46D क्या है, वेयर डेट बिलोंग्स टू थर्ड पार्टी। Next 87, under section 115 of CPC, which one of the following is not a ground to consider revision by High Court? Not a ground पूछा यहाँ पर, where a subordinate court has exceeds the jurisdiction, तो वहाँ पर तो रिविजन हो जाएगी। फिर where a subordinate court has failed to exercise jurisdiction, यहाँ भी हो जाएगा। मेटीरियल इरेगुलरिटी है तब भी हो जाएगा। अपील में लाए तो ये वाला नहीं है, डी इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 88, which one of the following section of CPC is related to interpleader suit? इंटरप्लीडर सूट का ऑर्डर कौन सा है बताइए पहले, ऑर्डर है 35। सेक्शन कौन सा है, 88। ए इज द आंसर। 89 तो बताया अभी अभी, ADR 9091 आप जरा लिखिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट 89, विच वन इज नॉट अ पावर ऑफ एपलेट कोर्ट अंडर सेक्शन 107 ऑफ CPC। बहुत बार पूछते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सारे इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस बार तो। पावर टू मेक रूल्स, यही पावर नहीं है। डिटरमाइन केस, फाइनली, फ्रेम इशू, रेफर द ट्रायल, ये सारे दिए हुए हैं, तो यही इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 90, विच ऑर्डर ऑफ CPC एम्पावर्स द इंडिजेंट पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट। इंडिजेंट पर्सन कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ऑर्डर 33 में। ए इज द आंसर। अब क्या है यहाँ पर, ये 32 है, 31 है, 34 है। क्या क्या है ये, 31 क्या है, सूट अगेंस्ट ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर। 32 क्या है, अगेंस्ट माइनर और बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। 34 क्या है, रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। This is 91. The court can award percentage of interest from the date of decree to the date of payment of such earlier date or such earlier date as the court thinks fit. What will be the amount of percentage? सब जानते हैं 6% है भाई, सेक्शन 34 है ये, तो B is the answer. Next 92. Which of the following matched correctly? Pecuniary jurisdiction 6 में है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, यही आंसर हो गया फिर, है ना। और ऐसे ही फटाफट ए लगा देना और वो हो जाएगा गलत। क्यों, आगे तो देखा ही नहीं हमने, देखने की जरूरत क्यों है, क्यों फटाफट आगे भागना है हमने, तो नहीं देखना है। रेजुडिकाटा 11 में है, बिल्कुल ठीक है। ये भी रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है, 59 में ही है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर रहेगा, डी इज दी आंसर। यानी कोई कुछ भी देखा और फटाफट जो आता है लगा के ABC कर दिया काम, नहीं, डी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC इज रिलेटेड टू लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये है 53, C is the answer. Next 94, which of the following case deals with preliminary decree? मूलचंद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन, या फिर शंकर चंद्रकांत, या फिर धीरेन्द्र नाथ चौधरी। तो मूलचंद एंड शंकर दोनों ही हैं, बोथ A and B, C is the answer. Next is 95, which of the following includes in secondary evidence under भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए इस बार है न्यू लॉज पे जो है क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना। तो इंक्लूड सेकेंडरी एविडेंस अंडर कहाँ पर होगा, ओरल एडमिशन में, रिटर्न एडमिशन में, या फिर सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी, सी इज दी आंसर। कभी ओरल रिटर्न तीनों लगा के ऑल ऑफ दी अबव कर दो, सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 96, विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज प्रोविजन फॉर एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। 91 क्या है, BSA में,
ड्यू एग्जीक्यूशन। 92 क्या है? प्रिजम्पशन। डॉक्यूमेंट इज 30 years old, है ना। पहले जो है 92 था इन इंडियन एविडेंस एक्ट, बट अब हो गया है ये 95, तो सी इसमें आंसर है। पहले प्रिजम्पशन थी 30 years old की, 90 में थी। नेक्स्ट 97, द टर्म कंक्लूसिव प्रूफ इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ BSA? 2A क्या है? कोर्ट। 2B क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ। सो बी इसमें आंसर हो गया। 2C क्या है? डिस्प्रूव्ड। एंड 2D क्या है? डॉक्यूमेंट। D फॉर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट 98, फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन पेपर। सी इसमें आंसर देगा रजिस्ट्राई। सेक्शन पहले था 6 इन इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हो गया सेक्शन 4 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BSA एंश्योर्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड? देखिए, जो एडमिसिबिलिटी की बात की गई है वो BSA में सेक्शन 63 में की गई है, और इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। 62 में जो है ना, स्पेशल प्रोविजन है एज टू एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड, लेकिन एडमिसिबिलिटी की बात 63 में ही की गई है। तो मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन गलत हो गए, तो क्वेश्चन ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज 100, विच सेक्शन ऑफ BSA प्रोवाइड्स बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप? देखिए, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में था ये 110, लेकिन अब हो गया है ये 113 इन BSA, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 101, oral evidence shall in all cases whatever be direct if it refers to fact which could be seen, heard, perceived by senses in a manner. All of the above, D is the answer. This is mentioned in section 55 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA. Next 102, under section 22 of BSA, confession to be relevant in criminal proceedings must not be caused by inducement, coercion, थ्रेट और प्रॉमिस। सी इज द आंसर। पहले था ये 24 इन इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हो गया 22 इन BSA। नेक्स्ट 103, सेक्शन ऑफ BSA 2023 है और सब्जेक्ट मैटर है, मैच करना है। 38 क्या कहता है? रिगार्डिंग द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। 34 इज प्रीवियस जजमेंट। 28 इज एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट्स एंड 14 इज एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। तो क्या बन गया इसका? 4213। 4213 ये रहा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 104, विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम गिव्स लेजिटिमेसी टू द चाइल्ड बोर्न विद इन 280 days आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज? 12, 13, 14 या 16? इट इज 16। डी इज द आंसर। Next is 105, provision relating to estoppel is provided under which section of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023? एस्टोपल पहले कहाँ था? इन 115, अब हो गया इन 121। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 106, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद अकम्पलिस? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर है ये 106, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों आगे बताऊंगा। इसी अकम्पलिस के लिए जो है इंडियन एविडेंस का सेक्शन भी पूछा हुआ है। बताओ, एक चीज पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं सेम क्वेश्चन पेपर में। पहले था ये 133, अब हो गया ये 138। सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 107, अंडर सेक्शन 127 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रिविलेज इज अवेलेबल टू एडवोकेट्स? मिलता है जी 134 के अकॉर्डिंग। अकम्पलिस बता ही दिया, 138 है जी। हस्बैंड एंड वाइफ 128 है। 127 किसका है फिर? जजेस एंड मजिस्ट्रेट। डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई? ए चाइल्ड ऑफ टेंडर एज कर देगा जी। ए मैन ऑफ एक्सट्रीम ओल्ड एज, यस। हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली? ही कैन गिव एविडेंस बाय जेस्चर्स। हु इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम? इसका मतलब क्या हुआ? ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सो ही कैन नॉट गिव एविडेंस। डी इसमें आंसर है। पहले था सेक्शन 118,
अब हो गया ये सेक्शन 124 इन BSA. Next is 109. Which one of the following is not an immovable property under Transfer of Property Act? Right to Jagir income, yes. Right to use water of stream, yes. Easement, yes. Royalty नहीं होता है. D is the answer. Royalty क्या है? ये intellectual property होती है. Next 110. The case of Arif versus Jadunath, Privy Council, relates to which of the following? किस पर है ये? ये केस था पार्ट परफॉर्मेंस पर. सी इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 111. अंडर सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉल्स अंडर द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन, ये तो गिफ्ट हो गया. फिर ओनरशिप फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्राइस है तो सेल हो गई. ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फॉर मनी, ये मॉर्टगेज हो गया, है ना. ट्रांसफर ऑफ हाउस ओनरशिप इन कंसिडरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये एक्सचेंज हुआ. डी इज द आंसर. एक्सचेंज क्या प्रोवाइड किया गया है? 118 में देखिए लिखा ही हुआ है ऊपर. नेक्स्ट 112. अटेस्टेशन इज स्टेटेड इन सेक्शन 3 ऑफ TPA. इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट वैलिड अटेस्टेशन, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन इज देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस है, 2 और मोर देन 2 अटेस्टिंग, या 3, या फिर देयर इज नो नीड, नो, 2 और मोर. B is the answer. Next 113. Match the following according to भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Presumption as to dowry death कहाँ प्रोवाइड किया गया है? पहले तो 113B था ना, अब क्या हो गया है ये? अब हो गया है ये 118. रिफ्रेशिंग मेमोरी हो गया है 162, पहले था 159. लिख देता हूँ यहाँ पर. बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट, ये हो गया है अब सेक्शन 106, पहले था ये 102. ऑन हूम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज 105, जो कि पहले था 101. तो क्या बन गया फिर? 3412. 3412 ये रहा. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 120. Which of the following is an essential condition for a valid waqf under Muslim law? The waqf must be created by a Muslim, yes. Must be dedicated in perpetuity, yes, for eternity. Waqf must be for charitable purpose. All of the above. D is the answer. Next is 121. The right of preemption can be exercised in which of the following situations? Sale of property to a stranger, yes कर सकते हैं. Gift property to a family member, तब नहीं कर सकते. इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय लीगल हेयर, तब नहीं कर सकते. तो ए इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 122. द केस ऑफ प्रबोध कुमार वर्सेस दंतमारा टी कंपनी 1940 प्रिवी काउंसिल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ TPA? दिस केस इज ऑन पार्ट परफॉर्मेंस एंड द सेक्शन इज 53A. सो डी इज द आंसर. Next is 123. On which of the following Muslim Personal Law Shariat Application Act does not apply? देखिए इसके लिए देखिए आप इस एक्ट का सेक्शन 2. It applies on हिबा, वक्फ, मैरिज, डावर, इनहेरिटेंस, all of that except will. B इसमें आंसर रहेगा. Next is 124. Which one of the following does not fall under the category of Sunni law of inheritance? मदर है, फादर है, सन है, यस. ग्रैंडसन नहीं होता, तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 125. हु इज मुतावली अंडर द मुस्लिम लॉ? मुतावली कौन होता है? जो मैनेजर ऑफ वक्फ होता है वो होता है मुतावली. पर्सन हु परफॉर्म्स द मैरिज, नो, वो तो कौन होता है? काजी. हु डिसॉल्व मैरिज, नो. पर्सन हु ऑफर नमाज, नो. डी इज द आंसर. नन ऑफ द अबव. Next 126. Triple talaq belongs to which of the following sub schools of Shia and Sunni? ये हनाफी एंड मलिकी पे ही है, तो ए इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 127. On which ground of following a Muslim wife may take divorce from her husband under dissolution of Muslim Marriage Act 1939? लेकिन 1939 के जो इस एक्ट में सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं.
और नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस जो है ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं फॉर 2 ईयर तो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बन जाएगा। ये इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड है ये 0.5 है, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड 0.8 है। तो ऑल ऑफ दी अब इसमें आंसर रहेगा, डी इज दी आंसर। नेक्स्ट 128, व्हाट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मुस्लिम्स प्रॉपर्टी दैट कैन बी बिक्वीज्ड बाय विल अंडर सुन्नी लॉ। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं विल में? 1/3। सी इज दी आंसर। नेक्स्ट 129, द मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस इज, क्या वो वॉइड होएगी या फिर वैलिड बट नॉट वॉइड या फिर इररेगुलर बट नॉट वॉइड? इट इज इररेगुलर। बी इज दी आंसर। नेक्स्ट इज 130, a donor A desires to make a gift to his immovable property to minor M. In this case A must hand over the possession of the property to, किसको देंगे? माइनर है तो M के फादर को दे देंगे, M's फादर, बिकॉज ही इज गार्जियन। सो B इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 131, इफ अ मुस्लिम डाइज लिविंग बिहाइंड अ मदर M, a son S and daughter son DS, then his property will be distributed among them by share. देखिए कोई मान लो P था, डेथ हो गई, उसकी मदर है और सन है और उसकी डॉटर थी जो कि वो भी डेथ हो चुकी है और उसका एक बेटा है DS। तो ये तो एक्सक्लूड हो जाएगा बिकॉज देयर इज सन की एबिलिटी है। मदर है, मदर को मिलता है कितना? 1/3। अगर सन ना हो, अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड आ गया तो मदर को मिलेगा 1/6। तो बाकी जो सन है वो क्या है? रेजिडुअरी है, तो इसको मिल जाएगा 5/6। तो 1/6 to M and 5/6 to S, DS will be excluded. So A is the answer. Next 132, on which of the following grounds a woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a decree or dissolution of her marriage? तो देखिए अगेन वही है ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, एंड इसके लिए फिर से देखेंगे सेक्शन 2 अगेन। वेयर अबाउट द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ये बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट 1 में ही प्रोवाइड किया गया, क्लॉज 1 में। द हस्बैंड हैज फेल्ड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years है, ये 4 years नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो इसमें अब ए ही आंसर आएगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 133, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग केस रिलेटेड टू डॉवर। जब हम डॉवर पढ़ते हैं ना तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं, जस्टिस महमूद की डेफिनेशन है ना, रिगार्डिंग द केस ऑफ अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इस केस में इन्होंने डेफिनेशन दी थी डॉवर की, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 134, अंडर सुन्नी लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फॉर अ वैलिड निकाह? द प्रेजेंस ऑफ 2 मेल विटनेसेस, द पेमेंट ऑफ डॉवर, एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। तो तीनों ही हो गए, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 135, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ ऑन द एक्ट ऑफ थ्रोइंग एसिड, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिस राइट वाज एडेड अंडर सेक्शन 100 ऑफ IPC। तो 100 IPC जो है उसमें अमेंडमेंट आई थी, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ये थ्रोइंग एसिड, ये था क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। डी इज द आंसर। अब ऑब्वियसली चेंज हो गया है, भारतीय न्याय संहिता आ गया है, उसमें सेक्शन 100 कितना हो गया है अब? नाउ दिस इज सेक्शन 38 इन BNS। नेक्स्ट 136, X for the purpose of inducing Y to desist from prosecuting a civil suit threatens to burn Y's house. X is guilty of which of the following? क्या किया उसने? उसने धमकी दी है, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन। बी इज द आंसर। सेक्शन था ये 503 इन IPC, अब हो गया है ये सेक्शन 351 इन भारतीय न्याय संहिता, और उसमें ये इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट 137, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कलेक्टिंग आर्म्स एटसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर IPC इज, कितनी पनिशमेंट है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। डी इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन है ये 122 ऑफ IPC, अब हो गया सेक्शन 149 इन भारतीय न्याय संहिता।
नेक्स्ट 138, under the Indian Penal Code, offence relating to coins and government stamps are provided under which of the following chapters? 10, 11, 12. It is in 12. C is the answer. अब हो गया है ये भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 10 और सेक्शन 178 से 188 इन BNS. Next 139, dishonestly has been defined under section 23. क्या है? 23 है wrongful gain and loss. 24 is dishonesty, so 20 में आंसर रहेगा. 25 क्या है? fraudulently. 19 क्या होता है? जज. अब ऑब्वियसली सब चेंज हो गया है, डेफिनेशन चेंज हो गई हैं, तो 23 रॉन्गफुल गेन एंड लॉस को अलग कर दिया गया है. अब ये हो गया है सेक्शन 236 फॉर गेन एंड 237 इज लॉस. डिसऑनेस्टली चला गया है अब 27 में, फ्रॉडुलेंटली 29 में, एंड जज कहाँ गया है? 216 में. ऑलराइट, 20 में आंसर है. Next 140, which of the following section of IPC has a provision related to solitary confinement? Solitary confinement कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 73 एंड 74. So A इसमें आंसर है. अब हो गया सेक्शन 11 एंड 12 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 141, अभी मैच करना है. सोलिटरी कन्फाइनमेंट देखिए, अभी ऊपर बताया है, फिर से यहाँ पर पूछ लिया, तो अगर ऊपर वाला ठीक है आपका तो यहाँ से भी ठीक कर दोगे आप. सोलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ गया? फिर 73 में देखिए, ए का 2 देखिए, सारे ही 2 हैं इसमें. कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस 54 में था. फिर थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस 96, स्लाइट हार्म 95, तो 2143 बन जाएगा इसमें. 2143 ये रहा. सी इज दी आंसर. नेक्स्ट 142, A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. Which offence has been committed by A under IPC? Defamation है, theft है, unnatural offence, extortion. This is extortion mentioned in section 383 of IPC and this is illustration in that section. Illustration A. अब हो गया है ये section 308 in भारतीय न्याय संहिता. Next 143, unlawful assembly is defined in which of the following section of IPC? इजी क्वेश्चन पूछे मैं इस बार तो बहुत है ना. कहाँ पर है ये? 142, 152 या फिर 153? इट इज इन 141. सी इज द आंसर. अब हो गया ये 189 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 144, which of the following section of IPC is related to grievous hurt? 319 जो है वो क्या है? हर्ट की डेफिनेशन. और फिर 320 क्या है? ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन. सो डी इसमें आंसर हो गया. अब हो गए सेक्शन 114 एंड 115. 115 कौन सा है? ग्रीवियस हर्ट. नेक्स्ट 145, राहुल एंटर्ड इनटू हाउस ऑफ राजेश बाय मेकिंग होल थ्रू द वॉल ऑफ राजेश एंड पुटिंग हिज हेड थ्रू द अपर्चर. राहुल हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ, क्या किया है? whenever you put anything inside a house of somebody else, that is house breaking. trespass no, house breaking. C is the answer. सेक्शन है ये 445 ऑफ IPC. अब हो गया है ये सेक्शन 330 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 146, in which group of sections of IPC death penalty has been prescribed as one of the punishment? 302 में है यस, punishment for murder. 194 में है जी, 121 में है, 132 में भी है. ठीक है. अब बाकी क्या है? 124 ए सेडिशन में नहीं थी, 125 में नहीं है, 125 में भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी सारे गलत हो गए, तो ए ही इसमें ऑप्शन बचा. ए इज द करेक्ट. अब जो है 302 हो गया है 103. 194 is now 230. 121 is 147. 132 is 160 in भारतीय न्याय संहिता. Next is 147. Attempt of which of the following offence is not provided separate as an offence under IPC? अटेम्प्ट टू मर्डर दिया हुआ है जी 307 में. यस. अटेम्प्ट टू कल्पल होमिसाइड 308 में है जी.
अटेम्प्ट टू सुइसाइड 309 है जी। अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं प्रोवाइड किया गया, सो डी इज द आंसर। अटेम्प्ट कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। अब हो गया सेक्शन ये 62 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 148, हाउ मेनी एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी फॉर द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। डेफेमेशन कहाँ प्रोवाइड किया गया आईपीसी में? 499 में। उसमें कितने एक्सेप्शंस हैं? 7, 8, 9, 10। 10, डी इज द आंसर। अब सेक्शन हो गया है ये 356 इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट 149, सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज रिलेटेड टू प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज, ये 79 में है। एस डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, यही 80 है। प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी 85 है। अब देखिए इन्होंने पहले जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछ लिए सेक्शंस, अब यहाँ पर इन्होंने फ्री एविडेंस घुसा दिया इधर। अब जो ये 79 हो गया, 78 ये हो गया 79 एंड दिस इज 84 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 150, फॉर प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमन टू अराइज इट मस्ट बी शोन दैट शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज। नो, बिफोर 7 years ऑफ मैरिज, तो ये हो गया रॉन्ग। हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रूअल्टी, यस, तो ए रॉन्ग है, बी इज करेक्ट, बी इज द आंसर। अब सेक्शन था ये 113 ए इन इंडियन एविडेंस एक्ट, अब हो गया सेक्शन 117 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 151, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन हैज बीन डिफाइंड। लीडिंग क्वेश्चन कहाँ डिफाइन किया गया है? 139 में, 140, 141, इट इज इन 141, सी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 146 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 152, which of the following is related with case of Robin versus National Trust Company। ये केस किस पर है? दिस केस was on burden of proof, B is the answer। Next 153, the affidavit given to the court is not an evidence, या फिर an evidence, a written statement, not a proof। ये एक एविडेंस होता है अगर कोर्ट में दिया है एफिडेविट तो, B is the answer। Next is 154, Dang declaration is admissible under which section of Indian Evidence Act? 2025, 32 या फिर 35? It is 32, C is the answer। अब हो गया सेक्शन 26 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 155, सेकेंडरी एविडेंस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकेंडरी एविडेंस कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 63, बी इज द आंसर। अब हो गया ये सेक्शन 58 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 156, नो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन विच आर इमोरल इन नेचर टू प्रूव कंसेंट। देखिए ये अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 114 में, तो सेक्शन 114 ए जो है ऐड किया गया था, बी इज द आंसर। अब सेक्शन है ये 120 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 157, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट टू कमिट सुइसाइड। देखिए मैंने वो बताई दिया, डिस्कस भी किया था हमने, अभी अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन आया था। 310 क्या है? ठग। 309 is the answer, B is the answer। 308 attempt to culpable homicide। 311 is punishment for ठग, B इसमें आंसर रहेगा। Next 158, which of the following case deals with the admissibility of electronic evidence in court of law? A.P. कोटकर वर्सेस के गोरंतियाल, यही आंसर है, A is the answer। पीवी अनवर वर्सेस पी.के. बशीर, पहले जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसको ओवररूल कर दिया गया था इन शफी मोहम्मद। फिर शफी मोहम्मद को फिर से ओवररूल किया किस केस ने? गोरंतियाल वाले ने, ठीक है ना। बोधा वर्सेस स्टेट ऑफ जे.एन.के, ये केस किस पर है? दिस इज केस ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 159,
According to Indian Evidence Act, a leading question may be asked at which stage of the judicial process? At the time of re-examination या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर एग्जामिनेशन इन चीफ। बी इसमें आंसर रहेगा एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये हो गया सेक्शन 146 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक्चुअली 160 इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले, हॉक्सले, हेनरी समरमेन या फिर सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन, डी इज द आंसर। मैकॉले ने क्या ड्राफ्ट किया था? आईपीसी। नेक्स्ट इज 161 अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज इज अवेलेबल टू एडवोकेट्स को अवेलेबल है? यस है जी, बट सेक्शन डिफरेंट है। 122 में किसके पास है? हस्बैंड एंड वाइफ के पास। सी इज द आंसर। ये सारे सेक्शंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ऊपर। Next is 162. Who among the following does not come within the purview of the court as given under Indian Evidence Act? Judge आते हैं yes, magistrate yes, arbitrator no, tribunal yes. So C is the answer. Next 163. Provision relating to accomplice is provided under which section of the Indian Evidence Act? देखिए नहीं, ये BSA में भी किया था, वहाँ BSA में पूछा था, है ना? That is section 133. B is the answer. वहाँ भी मैंने बताया था। 1 हो गया है 138. Next 164. Under BNS, the act of demanding sexual favor or making sexually colored remark is known as offense of voyeurism है? No, ये है sexual harassment. B is the answer. voyeurism हो गया है सेक्शन 77 इन भारतीय न्याय संहिता। sexual harassment is 75, sexual assault 76, out touching modesty of a woman 79. B इसमें आंसर है। Next 165. Which section of BNS defines and provide punishment for organized crime? Organized crime कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 111. So, D is the answer. And 112 क्या है? Petty organized crime. Next is 166. The offense of bribery is defined and punished under BNS in सेक्शन 171 से 172 है या फिर 170 से 173 है या फिर 177 से 178 है? ये 170 से 173 तक है, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 167. सेक्शन 152 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस्ड विद कंट्रोवर्शियल प्रोविजन ऑफ आईपीसी अमंग द फॉलोइंग। 152 भारतीय न्याय संहिता क्या है? सेडिशन लॉ को जो है चेंज कर दिया गया है। अब सेडिशन जो है खत्म कर दिया गया है ऑब्वियसली, तो उससे रिलेट कर, बट इट इज नॉट अ सेडिशन law. Okay, so D is the answer. Next 168. The principle of presumption of survivorship has been incorporated in which section of Indian Evidence Act? Survivorship मतलब he was seen alive within 30 years. तो कहाँ पर है? सेक्शन 107 में है, so A is the answer. डेथ वाला कहाँ है? 108 में ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 107 हो गया है 110 एंड 108 हो गया है 111 111। नेक्स्ट 169. सेक्शन 47 ऑफ भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग अबेटमेंट ऑफ अ थिंग? ये है 45 में, अबेटर 46 है, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया ये 48 है, तो बच क्या गया? डी। डी इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट 170. हाउ मेनी एक्सप्लेनेशंस आर गिवन अलोंग विद सेक्शन 100 ऑफ भारतीय न्याय संहिता? 100 सेक्शन क्या है? इट इज फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब उसमें एक्सप्लेनेशंस कितनी हैं? जितनी पहले थी उतनी ही है, 3। डी इज द आंसर। पहले कहाँ था ये? सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट इज 171. Which pair is correctly matched as per भारतीय न्याय संहिता? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316 है, बिल्कुल ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ पर है? 317 में है, ये हो गया रॉन्ग। चीटिंग है 318 में, मिसचीफ है 324 में, तो ए ही इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट 172.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिलेट्स टू गैंग रेप? 68 क्या है? ये है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी। 70 है गैंग रेप, बी इज द आंसर। 71 क्या है? पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। ऑलराइट, नेक्स्ट 173 सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब देखिए सेम क्वेश्चन जो है पहले जो है घुमा फिरा के पूछ लिया था इन्होंने। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी डिस्कस किया था हमने सेक्शन ये 111 और क्वेश्चन देखिए 165 है, और फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया है सेम। मतलब एक क्वेश्चन दो बार ही पूछ रहे हैं, है क्या नहीं? सो बी इज द आंसर। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है 112, टेररिस्ट एक्ट 113, फोर्स कितने में? 128 में। ऑलराइट, नेक्स्ट 174 सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिलेटेड टू अबेटर कितने में है? 46 में। अभी बताया था। सोलिटरी कन्फाइनमेंट 11 में है। पनिशमेंट दी हुई है कहाँ पर है? सेक्शन 4 में पनिशमेंट्स आना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये 61। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 175 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता? गिविंग फॉल्स एविडेंस 227 ही है, ठीक है जी। पब्लिक न्यूसेंस कहाँ पर है? 270 में है। डेफेमेशन हो गया 356, फोर्जरी हो गया 336। सो ए ही इसमें आंसर हो गया, करेक्टली पूछा है तो। नेक्स्ट 176 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिलेटेड टू स्टॉकिंग? अब देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था, स्टॉकिंग बताया था कहाँ पर है? 78 में। सी इज द आंसर। और ये सारे डिस्कस कर लिए हैं, ये 79 and 76 भी। नेक्स्ट इज 177 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस डॉवरी डेथ? डॉवरी डेथ कहाँ पर है? पहले था कहाँ पे? 304 बी ऑफ आईपीसी, अब हो गया सेक्शन 80। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 178 सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर मर्डर। डी इज द आंसर। अभी बताया कल्पेबल होमिसाइड है 100 में, मर्डर की डेफिनेशन है 101 में, है ना? तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 179 व्हेन डिड भारतीय न्याय संहिता रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? कब रिसीव हुई थी? 25 दिसंबर 2023 में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 180 अंडर द CRPC what is the maximum period for which a person can be detained in police custody without order of magistrate? तो कितना होता है? 24 आवर्स? यस। 48, 72, 96? नो। ए इज द आंसर। एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 57 ऑफ CRPC। अब चेंज हो गया है ओबियसली, अब हो गया है 58 इन BNSS। नेक्स्ट 181 what is the limit for filing an appeal to Supreme Court against High Court judgment under the CRPC? अब देखिए जो प्रोसीजर पावर है वो दिया हुआ है सेक्शन 374 CRPC में कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हो आप, बट टाइम लिमिट वहाँ नहीं दी हुई। कहाँ दी हुई है? इन लिमिटेशन एक्ट। और वहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है आर्टिकल 115 अंडर CRPC फ्रॉम सेंटेंस ऑफ डेथ फ्रॉम कोर्ट ऑफ सेशन बाय हाई कोर्ट, कितना है? 30 डेज। फिर फ्रॉम एनी अदर सेंटेंस टू हाई कोर्ट कितना है? 60 डेज। टू एनी अदर कोर्ट 30 डेज। तो यहाँ क्या रहेगा फिर? 30 डेज, है ना? तो यहाँ क्या आना चाहिए फिर? एज पर आर्टिकल 115 ऑफ शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट इट विल बी 30 डेज। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 182 who can record statement and confessions under 164 of CRPC? ओनली दी हाई कोर्ट, या फिर पुलिस ऑफिसर नॉट लेस देन रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, या फिर ओनली MM या फिर JM? सी इज दी आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया? इन सेक्शन 164 CRPC, देखिए लिखा ही हुआ है, बट अब हो गया सेक्शन ये 183 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 183 what is the limitation period for taking cognizance under section 468 CRPC
व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। और देखिए इसमें 3 लिखे हुए हैं। अगर फाइन ओनली सेंटेंस है तो अप टू 6 मंथ की लिमिटेशन है। फिर अप टू 1 ईयर पनिशमेंट है तो 1 ईयर है। फिर 1 ईयर टू 3 ईयर है अगर तो 3 ईयर है। तो यहाँ पर यानी कि लिखा हुआ टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, तो 1 ईयर कितना एक्सीड कर जाए तो कितना रहेगा फिर 3 ईयर। सी इसमें आंसर रहेगा। अब हो गया सेक्शन 514 इन BNSS। नेक्स्ट 184, विच सेक्शन ऑफ CRPC प्रोवाइड्स अबाउट रेफरेंस टू हाई कोर्ट। रेफरेंस टू हाई कोर्ट कहाँ पर है? सेक्शन 395 में। बी इज दी आंसर। अब हो गया सेक्शन 436 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 185, अंडर सेक्शन 439 CRPC बेल जुडिक्शन कैन बी एक्साइज्ड बाय हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी रहेगा इसमें। डी इज दी आंसर। अब हो गया सेक्शन 483 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 186, 29 and 30 of CRPC, which of the following has been provided? अपील रेफरेंस रिव्यू रिवीजन या फिर अपील रेफरेंस रिवीजन ओनली, रिव्यू नहीं है। सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 187, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेक्शंस ऑफ CRPC। अब मैंने इसका बनाया हुआ था। ये बेलेबल ऑफेंस तो ए है ही है, 2A, फिर चार्ज कोज कॉम्प ऐसे किया हुआ था मैंने, तो ये B, ये C, ये फिर D। तो क्या बन गया इसका? 2413 ये रहा। बी इज़ दी आंसर। अब ऑब्वियसली चेंज हो गए हैं ये ABCD। तो ये बेलेबल ऑफेंस हो गया है 2C, चार्ज हो गया है 2F, ये कॉग्निजेबल हो गया 2G एंड कंप्लेंट 2H इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट इज 188, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू CRPC। सेशंस कोर्ट कहाँ है? सेक्शन 9 है, बिल्कुल ठीक है। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 13 में है, यस जी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 20 में है, ठीक है जी। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 19, नो इट इज इन 21। तो नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो डी इसमें आंसर हो गया। और देखिए ऊपर क्या पूछे हुए थे? करेक्टली मैच्ड वाले, यहाँ पूछ लिया नॉट करेक्ट वाले, है ना। यहीं फंसते हैं बच्चे। 19 क्या है? सुबॉर्डिनेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। डी इसमें आंसर है। अभी सारे चेंज हो गए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, देख लीजिए। अब हो गए हैं ये कोड ऑफ सेक्शन हो गया 8, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 11, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 14 एंड स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 15 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 189, विच सेक्शन ऑफ CRPC एम्पावर्स मैजिस्ट्रेट टू इशू अ सर्च वारंट। सर्च वारंट कहाँ इशू हो सकता है? एज पर सेक्शन 91, 92 या फिर 93। इट इज़ फॉर 93। सी इज़ दी आंसर। अब चेंज हो गया है, ऑब्वियसली हो गया है 96 इन BNSS। नेक्स्ट इज 190, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC रिलेट्स टू सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। 62 क्या है? समन्स हाउ सर्व्ड, कैसे सर्व करने हैं वो लिखा हुआ है। 64 क्या कहता है? सर्विस ऑफ समन व्हेन कैन नॉट बी फाइंड, ठीक है। 69 है बाय पोस्ट। 70 क्या है? फॉर्म है ये किसका? वारंट का। अब चेंज हो गए हैं सब ऑब्वियसली। 69 हो गया है 71, 64 हो गया 66, ये हो गया 64 एंड 70 है ऑब्वियसली 72 हो गया। नेक्स्ट इज 191, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। 42, 47, 48, 41। इट इज 41। डी इज दी आंसर। अब हो गया सेक्शन 35 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट 192, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमिनर ऑफ विटनेसेस। 278 है, 279 है, 280। इट इज 280। सी इज दी आंसर। अब हो गया है सेक्शन 315 इन BNSS।
Next 193, which one of the following section of CRPC related to dismissal of complaint? पहले था ये सेक्शन 203, ठीक है। सेक्शन 200 क्या है? इट इज एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 201 क्या है? व्हेन मैजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। 202 क्या है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू। एंड 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। सो डी इज द आंसर। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, 200 हो गया 223, ये फिर 224, 225 एंड दिस इज 226। नेक्स्ट 194, who shall be eligible to be appointed as director of prosecution under भारतीय न्याय संहिता? Practice as an advocate for 10 year, 15 year या फिर 20 year या CGM? Practice as an advocate for 15 years. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन है? इन सेक्शन 20 of BNSS. Next 195, which section of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता says that no arrest shall be made except in accordance with the provision of this संहिता? ये है सेक्शन 60, 59 है, 60 है या 62 है? 61. It is 62. C is the answer. In CRPC it was section 60A. Next 196, under provision of BNSS, what is the maximum time for framing charge against the accused from the first hearing on charge in case of offense exclusively enabled या फिर ट्राइबल होएगा, ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन? ये है टाइम पीरियड 60 डेज का। कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन सेक्शन 251 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में। नेक्स्ट 197, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंटीसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? फॉल्स इम्प्लीकेशन पे होगा, पॉलिटिकल वेंडक्टा पे होगा, फियर ऑफ कस्टोडियल टॉर्चर पे हो जाएगा, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट इन बेलेबल ऑफेंस। देखिए जहाँ पर भी एप्रीहेंशन देखेंगे ना, कई लोगों ने डी लगा दिया होगा और वो उसको मार्क भी कर दिया होगा एमआर शीट में। क्या लिखा हुआ? बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस होगा तो क्या एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी? वहाँ की जरूरत ही नहीं है। तो डी इज द आंसर। सेक्शन था पहले 438 ऑफ CRPC, अब हो गया है सेक्शन ये 482 ऑफ BNSS। नेक्स्ट 198, विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैव प्रोविजन प्रोवाइडिंग फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर प्रेफरेबली मोबाइल फोन ऑल्सो? देखिए नया प्रोविजन आया है, ये सेक्शन है 105। बी इज द आंसर। Next 199, under BNSS, who can file an appeal against an order of acquittal passed by the magistrate? Only the state government या फिर complainant of the case with special permission of the high court या फिर any other agreed by the order? इसमें both A and B आंसर रहेगा। D is the answer। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है इन सेक्शन 419 ऑफ BNSS। Next is 200, which section of CRPC makes provision for the attachment of property of the person absconding? देखिए अब CRPC पूछ लिया, अब कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। देखिए कंफ्यूजन के लिए डाले हुए सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके आपने लगा दिया BNSS वाला, अब पूछा है CRPC का, या फिर CRPC का लगा दिया, पूछा है BNSS का, तो कंफ्यूजन होती है उससे। CRPC में था सेक्शन ये 83, अब हो गया सेक्शन 85 of BNSS. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of Uttarakhand Judicial Services 2025. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है क्वेश्चन में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर टाइम लिखिए, ईयर और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। देन वी विल रिकंसीडर द क्वेश्चन एंड इफ नेसेसरी वी विल रेक्टिफाई इट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर जुडिशरी प्रिपरेशन। एंड अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।